Now, let's start something very important. और वो रिवर्सिबल रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, जरा समझें. व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले तो इस अल्फा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बात हो गई. अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फॉर एनी सब्सटेंस कॉमा degree of dissociation, which is also alpha, is the fraction dissociated if initial content is 1. मतलब अगर शुरुआती कंटेंट या शुरुआती अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज 1, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन विच इज डिसोसिएटेड. अब ये जो कंटेंट है, दैट कंटेंट में बी मोल, दैट कंटेंट में बी पार्शियल प्रेशर, दैट इनिशियल कंटेंट में बी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट इनिशियल कंटेंट में बी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना. तो ये जो इनिशियल कंटेंट इज 1 है, वो 1 क्या क्या हो सकता है? वो 1 हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स, वही 1 हो सकता है आपका कंसंट्रेशन, और वही 1 हो सकता है पार्शियल प्रेशर. वही 1 हो सकता है पार्शियल प्रेशर. नंबर ऑफ मोल्स जो आप देख रहे हैं, तो उसी से मोल फ्रैक्शन भी आ जाता है. तो इनिशियल कंटेंट अगर 1 है तो हम आराम से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं. जैसे समझिए, इसका एक्चुअल जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी वास्ट, और ये समझना बहुत जरूरी है अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को आप सक्सेसफुली क्रैक करना चाहते हैं. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कोई भी, जैसे अभी जो रिएक्शन लिखी वही रिएक्शन लिख लेते हैं. 2NH3 गैस, दिस गिव्स N2 plus 3H2. N2 plus 3H2. अब मान लीजिए हमने कहा भाई कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, मीन्स T इक्वल टू 0, तब हमारे पास NH3 का कंसंट्रेशन C था, है ना. C स्टैंड्स फॉर द कंसंट्रेशन. फिर T इक्विलिब्रियम, यानी जब जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आया उस समय तक आते आते नेचुरली क्या होगा, और ये मान लेते हैं कि शुरुआत में ये दोनों गैसेस थी ही नहीं, तो कंटेनर में केवल और केवल अमोनिया गैस थी. अब शुरुआत में केवल अमोनिया ही थी, तो इसका मतलब होगा कि जैसे ही हम अमोनिया गैस कंटेनर में छोड़ेंगे, वो धीमे धीमे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना स्टार्ट हो जाएगी. एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा. तो मान लेते हैं वो इक्विलिब्रियम का जो टाइम है उसको हमने टी इक्विलिब्रियम करके लिखा. तो टी इक्विलिब्रियम तक निश्चित तौर पर अमोनिया का कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो जाएगा. तो अब समझें जरा गौर से, इस डिसोसिएशन को लिखने के 2 तरीके होते हैं बच्चों. एक तरीका होता है यूजिंग दिस अल्फा, वी कैन राइट द कंसंट्रेशन एट टी इक्विलिब्रियम. एक तरीका होता है कि हम अल्फा को यूज किए बगैर भी लिख सकते हैं. सो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं. अगर हम अल्फा को यूज नहीं करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो,
हमने क्या किया भाई कि मान लेते हैं कुछ x जो है यहां से डिसोसिएट हो गया। अब फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट साइड आपको लिखना हो कि कितना कंसंट्रेशन हुआ, तो आपको ये देखना पड़ता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है। कैसे? चूंकि यहां पर 2 मोल अमोनिया से अगर x मोल या x कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ, तो यहां पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन का 1 ही मोल बना। तो यहां से अगर x निकला तो यहां जो फॉर्मेशन होगा वो x/2 का होगा। अगर यहां भी 2 मोल रहता तो यहां भी हम x ही लिख देते। अब जैसे यहां पर 3 मोल्स हो गए हाइड्रोजन के, तब 2 मोल से x डिसोसिएट हुआ, तो अगर 3 मोल बन गए तो वो x के टर्म में कैसे लिखा जाएगा? x/2 इंटू 3। फिर समझिए, इफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर देयर, और 2 जैसे मोल पर लीटर है तो वॉल्यूम तो फिक्स, वॉल्यूम तो सबके लिए बराबर ही है क्योंकि वो तो कंटेनर का वॉल्यूम है। तो मोल के टर्म्स में भी इसको मैं कह सकता हूं कि अगर शुरुआती मोल C थे, वैसे C कंसंट्रेशन है बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि शुरुआती मोल अगर C थे, तो जब 2 मोल अमोनिया से डिसोसिएट हुआ X, चूंकि यहां 2 लिखा है यहां 1 लिखा है, तो अगर नाइट्रोजन बनाना है तो नाइट्रोजन कितना बनेगा? तो नेचुरली x/2 बनेगा। अच्छा, अगर यहां 2 नाइट्रोजन लिखते तो क्या होता कि जितने मोल इसके डिसोसिएट होते उतने ही मोल इसके बनते। लेकिन अभी जितने मोल इसके डिसोसिएट होंगे नाइट्रोजन उसका आधा बनेगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में फर्क है। और ऐसे ही 3 मोल हाइड्रोजन है तो फिर क्या हो जाएगा? x/2 इंटू 3। तो ये तो हुआ इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करके लिखा जाए तो देखो इसी बात को कैसे लिखेंगे, गंभीरता से देखें। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कहता है कि अगर इनिशियल कंटेंट 1 यूनिट हो तो जो फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है दैट इज अल्फा। तो हमने कहा कि भाई मान लेते हैं अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 यूनिट है तो उससे अल्फा डिसोसिएट हो गया, लेकिन 1 की जगह वो C यूनिट है तो कुल कितना डिसोसिएशन हो गया? तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। या मैं थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, अगर इनिशियल कंटेंट 1 यूनिट है तो डिसोसिएट हुआ अल्फा। अब अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इक्विलिब्रियम पर कितना अमोनिया बचेगा हमारे पास? अगर 1 यूनिट था, अल्फा निकल गया तो 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा इज द रिमेनिंग अमोनिया NH3 गैस एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये 1 माइनस अल्फा कब होता बच्चों? जब शुरुआती कंसंट्रेशन 1 होता। तो 1 तो है नहीं, है तो C, तो C से मल्टीप्लाई कर दिए। या इसी बात को एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखो कैसे, देखो यही समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर बेसिक बात समझ आ गई है ना। देखो कैसे, इसी को अब मैथमेटिकली तो ऐसे लिख दिए, तो आप कहेंगे सर ऊपर जैसे बात लिखी है वही नीचे लिख दिया आपने, कौन सी नई बात कर दी? नई बात बिल्कुल नहीं है बच्चों, लेकिन समझने को 2 अलग तरीके से समझा जा सकता है। इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे कि हमारे पास अगर शुरुआती कंसंट्रेशन 1 यूनिट है, उसमें से अल्फा रिलीज हो जाएगा, अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। लेकिन C था तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको देखो दूसरे तरीके से समझ के बताते हैं, है वही बात। देखो अगर शुरुआती कंटेंट 1 यूनिट है तो जो फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है वो अल्फा होता है। तो अगर शुरुआती कंटेंट C यूनिट हो तो कितना डिसोसिएट होगा? C इंटू अल्फा। तो ऐसे भी समझा जा सकता है, ये मुझे लग रहा ज्यादा बेटर मेथड है। शुरुआती कंटेंट 1 है तो अल्फा निकलेगा, शुरुआती कंटेंट C है तो C अल्फा निकलेगा, तो बचेगा कितना? C माइनस C अल्फा। उसी को आप C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब फिर मोल वाली बात आ जाएगी कि कितने कोफिशिएंट क्या है।
अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, यानी 2 मोल अमोनिया है, तो आपने सी अल्फा डिसोसिएट कराया। अब नेचुरली यहां से डिसोसिएट होगा और यहां फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां तो कुछ था ही नहीं। तो अब जो नाइट्रोजन है उसका कितना फॉर्मेशन होगा? सो यू विल से सर सी अल्फा बाई 2। और हाइड्रोजन का कितना फॉर्मेशन होगा? सो यू विल से सर 3 इंटू सी अल्फा बाई 2। ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, ये अमोनिया का डिसोसिएशन हो गया। तो ऊपर जो बात लिखी वो बात हमने लिखी विदाउट यूजिंग अल्फा। दिस इज विदाउट यूजिंग अल्फा। और जो नीचे वाले एक्सप्रेशंस लिखे दैट इज यूजिंग अल्फा। आपको दोनों समझ आने चाहिए। आपको बच्चों दोनों समझ आना चाहिए कि अल्फा को यूज करके कैसे लिखते हैं और अल्फा के बगैर कैसे लिखते हैं। चलिए और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा और आसानी से बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मान लीजिए जितने भी कंपोनेंट्स हो रिएक्शन के, सभी के कोफिशिएंट सेम हो तो सबसे आसान। कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम लोग 2 एग्जाम्पल और करेंगे तो ये सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक आसान एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। आसान एग्जाम्पल में क्या किए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और इसका डिसोसिएशन कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। ठीक, तो फिर से इनिशियली व्हेन रिएक्शन वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, हमारे पास इसका कुछ कंसंट्रेशन कह लें या नंबर ऑफ मोल्स कह लें, जो मानो आपका कह सकते हैं, से वो A था और प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं था। कंटेनर में केवल और केवल एक ही गैस थी। फिर आया क्या? इक्विलिब्रियम। तो उस समय तक आते आते नेचुरली कुछ गैस यहां से डिसोसिएट हो गई और इन 2 गैसेस का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो अब यहां पर आप A माइनस एक्स लिखो, तो यहां भी आपको एक्स लिखना है, यहां भी एक्स लिखना है। आपको बच्चों दोनों में क्या लिखना है? एक्स लिखना है। कारण क्या है? चूंकि इन सब के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन होगा। जितने मोल्स यहां से निकलेंगे उतने ही मोल्स इनके बनेंगे। इसी बात को अगर आप अल्फा के टर्म में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? A माइनस A अल्फा या A इंटू 1 माइनस अल्फा, देन A अल्फा एंड A अल्फा। हो गया, हो गया। बहुत इजी, कोई गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सबके जो मोल्स थे वो सिमिलर थे, तो आराम से निपट गया मामला। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। देखो एक और करते हैं बच्चों। ये तीसरा एग्जाम्पल है, तो वो समझने के लिए कि कैसे हम लोग डिसोसिएट कराते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए बस हम आपको बार बार ये बता रहे हैं। जैसे बैठ करिए ना सर। हो गया सर। हो गया, यस। ठीक। देखो बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, अभी तक जो पीछे के 2 एग्जाम्पल थे उसमें प्रोडक्ट साइड तो मल्टीपल सब्सटेंसेस थे, बट रिएक्टेंट साइड एक ही था। अभी क्या कर लिया हमने कि रिएक्टेंट साइड भी 2 लिख लिए और प्रोडक्ट साइड भी, कब कितने भी हो सकते हैं। ठीक,
अब से शुरुआती दौर में व्हेन रिएक्शन वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, इस ए के पास और बी मतलब इस ए और बी दोनों ही गैसियस हैं, से ऑल आर गैसियस, ये सब कुछ गैस है। तो शुरुआती दौर में हमारे पास जो ए है उस ए को लिख लेते हैं कुछ लैम्डा, और बी को लिख लेते हैं म्यू। हमारे पास सी और डी के नाम पर कुछ नहीं, खाली मैदान है। फिर क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम तक पहुंचे, तो नेचुरली यहां से डिसोसिएशन हुआ और सी और डी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि शुरुआत में तो था ही नहीं। याद करिए हम लोग पीछे पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं कि आगे से ही मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाए तभी इक्विलिब्रियम आए। ऐसा भी हो सकता था कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते तो इक्विलिब्रियम आ जाता। तब देखो क्या होगा। या एक काम और कर लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें सारी बातें निपट जाए। ठीक, तो लैम्डा म्यू यहां लिख लेते हैं, गामा यहां लिख लेते हैं डेल्टा। यानी कि शुरुआत में जो रिएक्शन मिक्सचर है उस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास चारों पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुरुआती पार्टिसिपेंट्स में रिएक्टेंट का दबदबा है, यानी कि वहां उस कंटेनर में जो 4 गैसेस हैं उनमें शुरुआती दौर में रिएक्टेंट्स हावी है, उनकी संख्या ज्यादा है या उनका अमाउंट ज्यादा है। तो नेचुरली रिएक्टेंट विल बी नेट डिसोसिएटेड टू प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन तो यही कहता है जो ज्यादा होता है वो तेजी से डिसोसिएट होगा, तो रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंगली जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं कि लेट इनिशियली रिएक्टेंट्स आर higher in quantity। तब देखिए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। तो अब यहां पर मामला फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा? ऐसे फंस जाएगा कि अब अगर हम यहां से एक्स, जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई अब ये बहुत थोड़ा पेचीदा हो गया मामला, यहां से हमने एक्स रिलीज किया तो यहां से फिर एक्स रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, अलग अलग हैं। इन दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो म्यू से क्या रिलीज होगा फिर? x/a इंटू बी। यहां क्या फॉर्मेशन होगा? x/a इंटू सी। यहां क्या फॉर्मेशन होगा? x/a इंटू डी। कोई कहे सर आपने इसको x क्यों लिया, इसको ले सकते थे, तो फिर उसके हिसाब से लिखते। देखो कैसे इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता था, सर हमारा मन कर रहा है कि हम म्यू में से y निकाल दें। ठीक है भाई निकाल दीजिए। तो फिर लैम्डा में से क्या निकलेगा? तो लैम्डा में से निकलेगा y डिवाइडेड बाई b इंटू a। c कितना बनेगा? y डिवाइडेड बाई b इंटू c। d कितना बनेगा? y डिवाइडेड बाई b इंटू d। ऐसे भी किया जा सकता है। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, यहां पर ये जो रिएक्शन आपने या ये जो अरेंजमेंट आपने लिखे हैं डिसोसिएशन वाले, ये भी जान लीजिए तब लिखा गया है जब ए और बी में से कोई भी एक्सेस ना हो, यानी लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रिएजेंट वाला सिस्टम ना हो, दोनों ही लिमिटिंग हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि ये जो है खर्च हो
जैसे हमने इसको लिखा कि हमने कहा कि मान लीजिए x जो है, a का x हिस्सा या x पार्ट निकल गया बाहर। तो अगर x को रेफरेंस मान के चल रहे हो तो फिर x को अगर रेफरेंस मान के चल रहे हो, x के हिसाब से ही ना सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि a जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, और अगर b के रिस्पेक्ट में सब कुछ लिख रहे हो तो b लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए रिएक्शन में। और अगर दोनों लिमिटिंग है यानी कोई एक्सेस नहीं है, तब फिर चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं है। तो जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप सबके डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होना चाहिए, यानी रिएक्शन में सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। तो इस बात को लिखा जाए तो अगर हम रेड वाला जो तरीका है, जो रेड कलर से लिखा है, उसको देखें तो रेड का मतलब होगा कि A इज लिमिटिंग रिएजेंट, A इज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ग्रीन वाला तरीका है वैसे कब लिखेंगे, जब B क्या हो, लिमिटिंग रिएजेंट, B क्या हो, B लिमिटिंग रिएजेंट हो। अब कोई कहे नहीं नहीं ऐसा है सर कि दोनों ही लिमिटिंग है, तो हम क्या कहेंगे, इफ नो reagent in excess then we can use, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, then we can use both pink and green, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए तो पहले तो ये देखना होगा तुम्हें कोई लिमिटिंग तो नहीं है, तो फिर उसी के हिसाब से लिखोगे। और अगर एक ही हो तो कोई झंझट ही नहीं है, तब तो फिर सीधे सीधे लिख के दूसरे का ध्यान ही नहीं देना है, सीधे लैम्डा माइनस एक्स लिखना है और यहाँ जो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, जो पीछे किए थे वो तो सीधा सीधा था। अब इसी बात को किसी एक को लिमिटिंग मानते हुए हम लोग अल्फा के टर्म में लिखेंगे, है ना, इसी बात को अल्फा के टर्म में लिखेंगे। ये सीखना बहुत जरूरी है भाई। अब जैसे ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम के मान लेते हैं कंसंट्रेशन हो गए, तो अब कंसंट्रेशन पता चल गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, ये सारे कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये अभी हम बताएंगे आपको, पहले आप इतना लिख लीजिए। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग अल्फा को यूज करके करेंगे। तो हमने लिखा स्मॉल ए, सॉरी ए के स्मॉल ए मोल्स हैं, बी के स्मॉल बी मोल्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी के स्मॉल सी मोल्स हैं और डी के स्मॉल डी मोल्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर गैस, ऑल ऑफ देम आर गैस। एक्वस भी होगा तो चलेगा, उसको भी जगह देंगे आप, है ना। चलो एक को एक्वस लिख लेते हैं, सॉलिड लिक्विड को भाव नहीं देना है। देखिए अच्छा, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो T इक्वल टू 0 पर से इसके लैम्डा मोल्स हैं, इसके म्यू मोल्स हैं, और ये है ही नहीं, ये चलो इसको भी लिख लेते हैं, ये है, ये गामा है, ये डेल्टा है। ए चूंकि लिमिटिंग है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमारी रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में काम करेगी, क्योंकि बी तो एक्सेस ही बच जाना है। तो देखिए, तो हमने लिखा लैम्डा इंटू 1 माइनस अल्फा, या ये क्या है, दिस इज लैम्डा माइनस लैम्डा अल्फा। तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू माइनस, यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग लैम्डा अल्फा बाई ए। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे गामा प्लस, अच्छा बी भी तो लिखना होगा, मैं तो भूल ही गया, इसके नीचे लिखेंगे म्यू माइनस बी बाई ए
लैम्डा अल्फा। यहां क्या लिखेंगे, गामा प्लस C बाई ए लैम्डा अल्फा, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, डेल्टा प्लस D बाई ए लैम्डा अल्फा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में कि दिस मच इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, या जो भी नंबर ऑफ मोल जो भी बोला जाए, इक्विलिब्रियम पर। ये रिएक्टेंट्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए है। सो अल्फा इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड अल्फा इज DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज DOD। क्या भाई आप लोग ये सब लिखना सीख गए? चलो एक और कर लेते हैं, आखिरी एक और कर लेते हैं तो एकदम पक्का हो जाएगा। अब आसान कर लेते हैं, है ना। ये लिख लिए, रिएक्टेंट साइड अगर केवल एक ही रिएक्टेंट है तो नेचुरली क्या हो जाता है ना, इजी हो जाता है। फिर से ऑल आर गैसियस। अब t इक्वल टू 0 पर ये हमारे पास लैम्डा है, ये म्यू है, ये गामा है, ये डेल्टा है। अब इस क्वेश्चन में लिमिटिंग जैसी कोई बात ही नहीं है, एक्सेस जैसी कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट की संख्या एक से ज्यादा होगी तब ना देखने की जरूरत पड़ती है कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो उसमें तो बेधड़क काम करना है हम लोगों को। कैसे? दो तरीके से लिख देते हैं। आप इसको लैम्डा माइनस एक्स लिखिए, तो यहां पर क्या करेंगे, म्यू प्लस एक्स बाई ए इंटू बी, गामा प्लस एक्स बाई ए इंटू सी, डेल्टा प्लस एक्स बाई ए इंटू डी, या लैम्डा इंटू 1 माइनस अल्फा म्यू प्लस बी बाई ए इंटू लैम्डा अल्फा गामा प्लस सी बाई ए इंटू लैम्डा अल्फा डेल्टा प्लस डी बाई ए इंटू लैम्डा अल्फा। मतलब अब आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी कि ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, उसमें तो खैर हमने एक्स के टर्म में लिखा ही नहीं है। ये जो एक्स है वो एक्स दरअसल लैम्डा अल्फा है। भाई इसको आप कैसे लिखोगे? ये जो लिखा है आपने इसी को कैसे लिख सकते हो, लैम्डा माइनस लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा अल्फा ही दरअसल क्या है, एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो ऊपर जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा हो जाएगा। जो एक्स है दैट इज नथिंग बट लैम्डा इंटू अल्फा। एक्स इज व्हाट, एक्स इज द टोटल डिसोसिएशन ऑफ ए, और अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिसोसिएशन अगर इनिशियल कंटेंट 1 माना जाए। तो अगर इनिशियल ए 1 होता तो अल्फा होता, लेकिन इनिशियल ए है कितना, लैम्डा। तो कुल कितना डिसोसिएट होगा अल्फा, सॉरी ए कितना डिसोसिएट होगा, लैम्डा इंटू अल्फा। सो एक्स इज द टोटल डिसोसिएशन। तो टोटल डिसोसिएशन आता कैसे है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो इनिशियल कंटेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द डिसोसिएशन इफ इनिशियल थिंग इज 1 यूनिट। तो वो लैम्डा यूनिट है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। सो एक्स इज व्हाट, एक्स इज टोटल डिसोसिएशन, और लैम्डा तब का डिसोसिएशन है जब शुरुआती कंटेंट 1 माना जाए। बस हो गया, अब आप एकदम समझ गए। तो एक फॉर्मूला हम लोग यहां से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, जैसे आपने एक्स को लिखा लैम्डा इंटू अल्फा, अगले पेज में लिख देते हैं। तो पीछे देख रहे थे कि जो टोटल डिसोसिएशन है दैट इज इनिशियल अमाउंट इंटू अल्फा। तो यहां से जो अल्फा आएगा बच्चों दैट विल बी एक्स बाई लैम्डा। तो अल्फा का एक अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। हमारा जो DOD होगा, जिसको कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हैं,
एक्स क्या है? एक्स है अपना टोटल डिसोसिएशन, है ना। एक्स क्या है? एक्स है टोटल डिसोसिएशन, या इसको और अगर ठीक से लिखें तो एक्स में बी कंसंट्रेशन, एक्स में बी कंसंट्रेशन ऑब्लिक एक्स में बी नंबर ऑफ मोल्स, एक्स में बी पार्शियल प्रेशर, डिसोसिएटेड, यानी जितना कंसंट्रेशन या मोल्स या पार्शियल प्रेशर डिसोसिएट हुआ है वो एक्स है, उसको लिखना है अपने को न्यूमरेटर में। और नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है लैम्डा। लैम्डा क्या था? इनिशियल, या ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर की तर्ज पे लिख लेते हैं, लैम्डा ऑल्सो मे बी कंसंट्रेशन, it can be number of moles, it can be partial pressure, initial। तो ऊपर लिखना है जो डिसोसिएट हुआ और नीचे लिखना है इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, वही हो जाएगा अपना अल्फा। अब कई जगह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो अल्फा है इसको परसेंटेज टर्म्स में भी लिखा जाता है। तो अगर परसेंटेज टर्म में आपको लिखना है तो डिसोसिएटेड बाय इनिशियल, ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है डिसोसिएटेड और नीचे आता है इनिशियल। तो इतना केवल लिखने से अल्फा बनता है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज परसेंटेज। तो दोनों फॉर्मूले लिख लेने चाहिए हमें कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसका कोई पूछे, ठीक है आप जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा हमें तो फॉर्मूला जब तक कोई ना बताए तो हमारा मन ही नहीं भरता है, थोड़ा फॉर्मूले के फॉर्म में बता दो तो ठीक है भैया, लो फॉर्मूला ले लो। चलो भाई इसके फॉर्मूले का जरा परसेंटेज भी बता दें तो हम मान लेंगे कि आपको आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है भाई, ले तू परसेंटेज भी ले ले, हो गया परसेंटेज। सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट इज द परसेंटेज। बट फॉर्मूला का दायरा बहुत लिमिटेड होता है बच्चों, समझना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात समझ गए कि अगर एक यूनिट से जितना डिसोसिएशन हो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक यूनिट से अल्फा निकलता है तो 10 यूनिट से 10 अल्फा निकलेगा, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूले जो है किसी काम के नहीं होते हैं। ये ठीक है, कुछ हद तक मदद कर देते हैं आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, बट जो पीछे की समझ है वो ज्यादा जरूरी है। तो हमने एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया कि इनिशियल इतना है, इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये सब लिख लिए। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। ये जो केपी, केसी और केएक्स है, इनको कैलकुलेट करना